नमस्कार दोस्तों। जीव विज्ञान का यह सामान्य परिचय है। पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण सूचना आपको देता हूँ। इसके बाद में मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। बात करते हैं, आपको मात्र समझना है, वो भी ध्यान से। इसका जो पीडीएफ है, आपको जो दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको लिखा हुआ ये सब, ये आपको मैं फ्री में देने वाला हूँ, निःशुल्क में देने वाला हूँ। और वो भी कहाँ, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगा। वहीं पर से ही आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ओके। अब बात करते हैं कि जीव विज्ञान आखिर है क्या, इसकी खोज किसने की थी, इसका नामकरण किसने किया था। तो उन्हीं के बारे में हम प्रॉपर तरीके से देखने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं जीव विज्ञान, यही इसका चैनल का नेम है। आप इसको यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा आपको, ठीक है। और वहीं पर से आपको डेली क्लास जो हमारी ओर से चल रही हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है, जो हमारी ओर से डेली क्लास चल रही हैं, आपको डेली क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यानी जीव विज्ञान का सामान्य परिचय। जीव विज्ञान आखिर कहते किसे हैं, वो भी देख लेते हैं। यानी जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, ये डेफिनेशन इसकी परिभाषा, जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारी यानी कि समस्त जीवों सजीव हों जिनमें जान होता है, जैसे हरे पेड़ पौधे या चाहे कि वो मनुष्य क्यों ना हो, अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क, ये फ्रांस का रहने वाला था, लैमार्क लेमार्क ही फ्रांस का रहने वाला था। बात बात करते हैं तथा यह नेसरा इसे गलत हो चुका है। ट्रेविनेनस ये जर्मनी का रहने वाला था। और इन दोनों ने जीव विज्ञान का जो शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 1802 में। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो जीव विज्ञान का शब्द देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, लेमार्क और ट्रेविरेनस। जो लेमार्क था फ्रांस का था, और जो ट्रेविरेनस था ये जर्मनी था, यानी जर्मन था। और कब किया था, 1802 में किया गया था। तो जो आपकी स्लाइड आपको दिख रही है, ये महत्वपूर्ण आपके लिए है, ये वाली। ओके, नेक्स्ट आप बात करते हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, इसका अर्थ क्या है, बात करते हैं। यानी जीव विज्ञान, बात करते हैं जीव, बायो का अर्थ होता है जीवन, क्योंकि बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला अर्थ पहला जो वो है शब्द, उसका अर्थ बायो अर्थ जीवन, और लोगोस यानी कि इसका अर्थ है अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन वही जीव विज्ञान है। यानी कि जिनमें सजीव हैं, यानी कि जो कि सांस लेते हैं, वही सजीव हैं। सेकंड इसका लोगोस यानी कि अध्ययन करना। तो मैंने आपको बोला कि सजीव, मैं इसका पेन थोड़ा मोटा कर लेता हूँ, एक मिनट, हाँ। इसीलिए मैंने बोला कि बायो का अर्थ है जीवन और लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना, ठीक है। इसे दो से मिलकर के बना है। अब बात करते हैं कि इसका सामान्य परिचय और देख लेते हैं। आखिर सजीव, आप किन किन व्यक्तियों को, किन किन जीवों को आप सजीव कह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य तो सजीव है और मनुष्य एक व्यक्ति भी है, ठीक है। तो बात करते हैं सजीव आखिर है कौन कौन से व्यक्ति सजीव। अब इनमें बात करते हैं सजीव को कौन कौन से हैं, यानी कि हु इज़ लिविंग, यानी कि उनमें क्या क्या आपको फैसिलिटी, क्या क्या खासियत देखने के लिए मिलेगी कि वो सजीव हैं। बात करेंगे, अगर कोई सजीव होगा तो श्वसन करेगा, यानी जिसको बोलते हैं रिस्पिरेशन, यानी श्वसन करेगा, चाहे वो मनुष्य हो या फिर पेड़ पौधा ही क्यों ना हो। नंबर सेकंड, वृद्धि, अगर सजीव होगा तो वो उसमें स्ट्रक्चरल फॉर्म में आपको संरचनात्मक फॉर्म में आपको वृद्धि दिखाई देगी, यानी कि ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। जैसे हम कोई छोटा पौधा लगाते हैं, तो जैसे हमने बीज डाला तो धीरे 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 पौधा बड़ा होता चला जाता है, तो यानी उसमें वृद्धि हो रही है, यानी उसमें ग्रोथ हो रहा है। बात करते हैं मनुष्य की, जब मनुष्य जन्म लेता है तो छोटा सा एक बेबी के रूप में जन्म लेता है, लेकिन धीरे 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 वही वृद्धि होता चला जाता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। तो पहला सजीव कौन कौन है, पहला वो श्वसन करेगा, सेकंड उसमें वृद्धि होगी। बात करते हैं पोषण, कोई सजीव होगा तो पोषण करेगा, पौधे अपना पोषण करते हैं और मनुष्य भी अपना पोषण करता है। विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे जिसको हम बोल सकते हैं वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सभी पोषण के ही स्रोत होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं विटामिन।
विटामिन, एक मिनट मैं पिछले लेता हूँ जब भाई, हाँ विटामिन, ठीक है। हम लोग प्रोटीन वगैरह भी खाते हैं, प्रोटीन, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इसमें लिखता नहीं बनता, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, यानी इनसे मनुष्य अपना पोषण करता है, इनको खा करके। नेक्स्ट बात करते हैं पाचन, जिसको बोलते हैं डिग्नेशन, यानी कि पाचन। अरे मनुष्य भोजन करता तो जाता भी तो है ओके, तो वही पाचन है। और मनुष्य एक होलोजोइक प्राणी है। होलोजोइक का अर्थ होता है, अभी तुम्हारे में नहीं बल्कि कक्षा 7 की एनसीईआरटी में बुक में रखा है कि होलोजोइक क्या है। होलोजोइक का मतलब होता है कि अगर हम किसी को खा रहे हैं, मतलब कि भोजन के रूप में, तो हमारे पेट के अंदर ही वो पच जाता है, यानी मनुष्य एक होलोजोइक प्राणी है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्सर्जन, क्योंकि मनुष्य के शरीर में बहुत सारी चीज़ों का उत्सर्जन होता है। मनुष्य यूरिया का जैसे उत्सर्जन करता है, हम लोग जल ग्रहण करते हैं और यूरिया को बाहर निकालते हैं, बाहर करते हैं, तो उत्सर्जन है। जैसे पसीना, हम लोग पानी पीते, हम लोग जल को ग्रहण करते हैं और हमारी बॉडी से ऑक्सीजन बाहर होता है, सॉरी हमारी बॉडी से पानी बाहर होता है। बात करते हैं प्रजनन, यानी रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं प्रजनन। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपनी आनुवंशिकता को जीवित रख सकता है, चाहे वो मनुष्य हो या कोई जीव जंतु क्यों ना हो, यानी अपनी प्रजाति को बढ़ावा देने के लिए प्रजनन आवश्यक है, यानी अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। तो इतने सारे जितने पॉइंट थे, मैंने सभी का हर तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया है। आपसे पूछेगा कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिनसे मालूम पड़ेगा कि हाँ मनुष्य या कोई भी सजीव कौन कौन से हैं, कौन कौन से निर्जीव हैं, इनसे आप डिफरेंस कर पाएंगे, इनसे आप अंतर कर पाएंगे। इससे जो सभी 1 2 3 4 5 6 यानी कि पूरे 6 ही, इनसे आप जान पाएंगे कि अगर कोई जीवित होगा कि किन किन आधार पर आप उनको जीवित मान सकते हैं। तो श्वसन करेगा कोई भी जीवित व्यक्ति अगर होगा, या कोई पेड़ पौधा जीवित होगा, वो वृद्धि भी करेगा, चाहे वो पेड़ हो या फिर मनुष्य क्यों ना हो। बात करते हैं पोषण, पौधे भी अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं और मनुष्य भी अपना पोषण प्राप्त करता है विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और प्रोटीन खा करके, यानी कि और वह सभी। बात करते हैं पाचन, अगर हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे पेट के अंदर ही वो भोजन पच जाता है, हमको भोजन पचाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। बात करते हैं उत्सर्जन, मनुष्य भी उत्सर्जन करता है। इससे पहले मैंने बोला था हम लोग जल ग्रहण करते हैं और पसीने के रूप में भी कुछ हमें बॉडी से निकलता हुआ प्रतीत होता है जल, वो को पसीना हम लोग बोल सकते हैं। हम लोग जैसे जल ग्रहण करते हैं और यूरिया का संश्लेषण करते हैं, यूरिया को बाहर करते हैं। अब कभी कभी एक प्रश्न ये आ जाता है कि जो पब्लिक टॉयलेट होता है वहाँ पर एक तीक्ष्ण गंध क्यों हमें महकती है, क्योंकि हम लोग मनुष्य यूरिया का संश्लेषण करता है, हम लोग जब जल ग्रहण करते हैं और बाहर यूरिया कर देते हैं, इसके बाद में ये जीवाणु इसको अमोनियम में बदल देते हैं, NH3, एक मिनट, NH3, और यही अमोनिया खूब दुर्गंध देती है पब्लिक टॉयलेट में, ठीक है। अब बात करते हैं यूरिया की, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मैं यूरिया का थोड़ा से इसको और बेहतर तरीके से बता देता हूँ। NH3, NH3 CO NH3, यहाँ से NH2 CO NH2 या NH3 CO NH3 ऐसे कुछ होता है, एक मिनट, आई थिंक मैं भूल रहा हूँ। तो सबसे पहले जो प्रयोगशाला में जो बनाया गया था पदार्थ, वो अमोनिया ही था, यूरिया ही था, NH3 CO NH3 यूरिया ही था। और सबसे पहले इसको एक लैब में बनाया गया था, और बनाने वाले व्यक्ति का नाम है वोलर। तो ये यूरिया का सूत्र है, ये वाला यूरिया NH3 CO NH3, ठीक है। बात करते हैं जीव विज्ञान, ये सब हो चुका है। क्या पौधे सजीव होते हैं? तो बिल्कुल सही बात है। एक इसमें प्रश्न था, मैंने खुद से बनाया था, ये मेरी PPT खुद से मेरी हाथ की लिखी हुई है, पूरी PPT जितनी मैंने बनाया है, हर चीज़ मैंने टाइप किया तुम्हारे लिए। बात करते हैं, हाँ पौधे भी सजीव होते हैं। अगर पौधे सजीव होते हैं तो वो क्या करेंगे?
पौधे श्वसन करेंगे, पहली बात है, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन यानी श्वसन, यानी कि पौधे CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अब बात करते हैं कि पौधा वृद्धि भी करता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पौधा सजीव है। नेक्स्ट, पौधों के पोषण भी चाहिए, जिसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। अगर कोई सजीव होगा, जैसे पौधा सजीव है तो वो उत्सर्जन भी करेगा, या फिर या प्रोडक्शन मिनट यानी रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन भी करेगा, वो भी फ्लावर के द्वारा, फूलों के द्वारा कोई पौधा। तो इतना अभी तक मैंने पढ़ाया सजीव के बारे में। ओके, अब बात करते हैं कि जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का जनक कौन है। ठीक है, तो जंतु विज्ञान का जनक कौन है, उसको बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो जंतु विज्ञान का जनक है अरस्तु। ठीक है, जंतु विज्ञान का जनक है अरस्तु। बात करते हैं कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है। इससे पहले मैंने हाई स्कूल में हर चीज़ मैंने पढ़ा दिया है। हाई स्कूल में जो हाई स्कूल की क्लास है उसमें मैंने ऑलरेडी हर चीज़ मैंने पढ़ा दिया स्टार्टिंग में ही। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, इसे बोलते हैं थियोफ्रैक्टस। ये वनस्पति विज्ञान का जनक है, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। जब कभी वनस्पति विज्ञान के बारे में पूछे तभी आपको मानना है। अगर अब जंतु विज्ञान के बारे में आपसे पूछ रहा है तो आपको अरस्तु ही मानना पड़ेगा, अरस्तु ही आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, लेकिन आपसे जब कभी जंतु विज्ञान के बारे में कोई बोले या पूछे तो आपको अरस्तु ही बताना है। लेकिन जब कभी कोई पूछे कि बताइए कि बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो आपको बोलना है थियोफ्रैक्टस। नेक्स्ट, बात करते हैं अरस्तु ने अपनी पुस्तक, आपकी क्लास में मिलेगा, अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनी मुलेनियम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। आप लोग इंग्लिश थोड़ा देख लीजिए, ठीक है, बाकी मैं सब देख लूँगा। अरस्तु ने अपनी पुस्तक, ये पुस्तक का नाम है, में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इसलिए उन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। नेक्स्ट, बात करते हैं इन दोनों की जो राइटर हैं दोनों, ये इनकी पुस्तकें हैं ये वाली, और ये दोनों पुस्तकें अपनी इम्पॉर्टेंट भी हैं, आती भी हैं। मैं एक बार फिर कर देता हूँ, एक मिनट। ये व्यक्ति का नाम है और ये इसकी पुस्तक है। बहुत सारे प्रश्न में एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ बार बार, ठीक है ना, हर बार कर रहा हूँ। अभी थियोफ्रैक्टस है, जिसने वनस्पति विज्ञान की खोज की थी, या वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं, यानी फादर ऑफ बॉटनी। इसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ प्लेंटेनियम। इसने भी 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है, इसलिए इस व्यक्ति को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, यानी वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। किसको? थियोफ्रैक्टस को। तो ये बुक इस राइटर की है, ठीक है ना, और ये बुक की ये राइटर की ये बुक है सेकंड वाली, ठीक है। तो इन दोनों बुक को और दोनों लेखों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसकी ये और इसकी ये, इसकी ये है और इसकी ये है। ये दोनों, ये राइटर है, ये पुस्तक है, ये राइटर है, ये पुस्तक है, ठीक है ना। ये राइटर है, ये पुस्तक है, ये राइटर है, ये पुस्तक है। आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से जो जनक हैं, जिसको बोलते हैं कि अगर वो किसी सब्जेक्ट के कंपलसरी के हैं, क्या बोला करते हैं उनको? जनक। तो उन्होंने उस क्षेत्र में बहुत कुछ अच्छा किया होगा। जैसे न्यूटन भौतिकी के जनक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को कभी कभी मान देते हैं कि हाँ वो भी भौतिकी का जनक है। तो भौतिकी जनक, अगर उन्होंने फिजिक्स के लिए बहुत कुछ किया होगा, तब उनको बोलते हैं फादर ऑफ फिजिक्स, न्यूटन, ठीक है। तो जितने 4 प्रश्न हैं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है। बात करते हैं कि जीव विज्ञान का जनक, मैंने बोला कि अरस्तु, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु। अब बात करते हैं कि जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु है। जीव हो या फिर जंतु हो, इन दोनों का जनक एक ही है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये दोनों महत्वपूर्ण है, ये दोनों महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, इसको बोलते हैं थियोफ्रैक्टस। और मैंने आपसे इस बात भी पहले भी स्टार्टिंग मैंने बोला था कि इसको आपको ध्यान रखना है। जब आपसे कहे कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, यानी फादर ऑफ बॉटनी, तब आपको बताना है
थियोफ्रैक्टस। अब बात करते हैं कि कोशिका विज्ञान का जनक कौन है। कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी बोलते हैं, यानी कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। क्योंकि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। मैं यहाँ पर मैं अपनी तरफ से और कुछ ऐड किए देता हूँ, ठीक है ना। यानी इसने मृत कोशिका खोजी थी। मृत कोशिका, एक मिनट, मेरा मृत कोशिका, मृत कोशिका कब रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका कब खोजी थी? तो 1665 ईस्वी में इसने खोजी थी मृत कोशिका को, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कोशिका विज्ञान के जनक। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। यानी कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है। ये इसने खोजा क्या था? इसने सबसे पहले मृत कोशिका खोजी थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में। ये सभी प्रश्न हैं। बात करते हैं कि जीवधारियों का वर्गीकरण, ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। भाई इंग्लिश मेरी थोड़ा वीक है, ठीक है। बात करते हैं कोशिका यानी कि सेल। इससे पहले मैंने पढ़ाया है कि सेल यानी कि कोशिका, कोई भी लिविंग प्राणी है, सजीव है, तो उसका निर्माण एक कोशिका से हुआ है। इससे पहले मैंने बहुत बार पढ़ा चुका है, क्योंकि ये संरचनात्मक इकाई है बॉडी की, जिसको बोलते हैं कोशिका यानी कि सेल। अब जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाएंगी, उसे ये मान लो कि कोशिका छोटी छोटी, एक मिनट मैं अभी तो कुछ कहता हूँ। मान लो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, जब ये मिल जाएंगी उसे हम बोलते हैं ऊतक पूरे को, यानी टिश्यू, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी हर चीज़ मैंने ऐड किया, हर चीज़ तुम्हारे लिए। यानी टिश्यू यानी कि ऊतक, ग्रुप ऑफ सेल्स। जब बहुत सारे ऊतक बन जाएंगे, बहुत सारे ऊतक, छोटे छोटे ऊतक बन जाएंगे, आपके शरीर कहीं पर भी ऊतक बन सकते हैं, तो उसे हम अंग बोलते हैं। जैसे आपके हाथ, पैर, सर, आँख, ये सभी अंग हैं, ठीक है ना। जब बहुत सारे ऊतक बन जाएंगे तो अंग बनेगा, ठीक है। यानी कि पहला स्टार्टिंग में सेल बनेगा, एक मिनट, सेल बनेगा। इसके बाद में बनेगा आपका टिश्यू यानी कि ऊतक आपका बनेगा। इसके बाद में जब ऊतक, बहुत सारे ऊतक मिल जाएंगे, तो उसमें बनेगा आपका अंग बन जाएगा, ठीक है, अंग, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्गन। अब बात करते हैं, आर्गन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि जब बहुत सारे अंग बन जाएंगे ना, तो उसे बोलते हैं अंग तंत्र बोलते हैं। जब बहुत सारे अंग मिल जाएंगे उसे बोलते हैं अंग तंत्र, ठीक है। अब जब बहुत सारे अंग तंत्र मिल जाएंगे उसे बोलते हैं जीव, यानी पूरे एक जीव पूरा बन के तैयार हो गया है, ठीक है। तो ऐसे कुछ बनते हैं जीव। मैंने बोला कि कोशिका यानी कि सेल, ऊतक, टिश्यू, जब बहुत सारे सेल मिलकर बनेंगे तो उसे हम बोलते हैं ऊतक। और जब बहुत सारे ऊतक मिलकर बन जाते हैं उसे हम बोलते हैं अंग। और जब बहुत सारे अंग मिलेंगे वो बोलता है अंग तंत्र। और जब बहुत सारे अंग तंत्र मिल जाएंगे उसे तब पूरे से बन जाता है जीव। तो जितना मैंने पढ़ाया है एक बार मैं फिर से रिव्यू करके बताता हूँ, फिर हम क्लास को लास्ट करेंगे। या फिर एक बार मैं अपना समय देखूँ कितना हो चुका है, 18। चलो देख लेते हैं एक बार फिर से। मैं तुम्हारा जल्दी सी स्पीड से लगभग 5 से 7 मिनट में रिव्यू कर दूंगा, बीच में ही, अभी नहीं, पहले मैं पहले पढ़ा देता हूँ एक बार पूरा फ्लो से, ठीक है ना। अब बात करते हैं जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने किया था। बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। कैरोलस लिनियस, इसको बोलते हैं कैरोलस लिनियस को वर्गीकृत का पिता कहा जाता है, यानी जिसको बोलते हैं फादर ऑफ टेक्सोनोमी। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनोमी बोलते हैं। कभी कभी 1-2 नंबर में आपसे पूछे गए इसके बारे में, और इसे क्योंकि इसने हर चीज़ को बांटा था, इसलिए कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनोमी बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं किन किन तरीक़ों से इन्होंने बांटा था, वो 3 स्टेप कौन कौन थे। तो इनका फर्स्ट स्टेप था बांटने का पहचान। हम किसी चीज़ को, किसी विषय वस्तु को पहले हम पहचानते हैं, पहचान कैसे करते हैं। फिर सेकंड नंबर में हमारा आ जाता है क्लासिफिकेशन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं वर्गीकरण।
जैसे वर्गीकरण की बात करूँ तो जैसे मैं कह दूँ कि बॉय एक तरफ बैठेंगे और जो लड़के एक तरफ बैठेंगे और बच्चियाँ एक तरफ बैठेंगी। तो क्लासिफिकेशन है, मैंने वर्गीकरण कर दिया है, मैंने अलग करने का मैंने काम किया है। फिर लिखा है कि नामकरण, तो कैरोलस लीनस साहब ने बाद में थर्ड स्टेप में नामकरण किया था। नेक्स्ट, इनकी बुक बहुत फेमस है, कैरोलस लीनस साहब की पुस्तक बहुत फेमस है, उसका नाम है सिस्टमा नेचुरा नेचर। ये 9th या हाई स्कूल के सिलेबस में बुक इनकी मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं इस व्यक्ति की पुस्तक को देख लेना इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं हर बार इसको हाईलाइट करने का प्रयास कर रहा हूँ। कैरोलस लीनस ने 3 आधार पर बांटा था, पहला पहचान किया था, दूसरा वर्गीकरण किया था, तीसरा नामकरण किया था। कैरोलस लीनस की पुस्तक का नाम है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है ना, सिस्टेरिया न्यूचर। बात करते हैं पादप पादप जगत, जंतु जगत, जिसको बोलते हैं प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, यानी जीवधारियों का वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया गया था। ठीक है, तो ये इसकी हेडिंग थी। अब किस आधार पर किया था उसके बारे में हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण स्टार्ट होने वाले हैं। पहले इनको दो भागों पर, पहले कैरोलस लीनस साहब ने दो भागों पर इनको बांटा था। वो दो भाग क्या थे? जो पहला भाग था तुम्हारा था वो था पादप जगत, यानी पेड़ वाला, जिसको बोलते हैं प्लांट किंगडम। सेकंड सेकंड वाला उन्होंने बोला था कि जंतु जगत। ठीक है, और मैंने बोला कि इन दोनों का जो फादर बोलते हैं वही अरस्तु था। ठीक है, अब इनको तीन, एक वैज्ञानिक और आए, उन्होंने इस जगत को तीन भागों पर बांट दिया। उन वैज्ञानिक का नाम है अर्नस्ट हैकल। ठीक है, इनका पूरा नाम अर्नस्ट हैकल ही है। इसे बोलते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने किस किस आधार पर बांटा है तो बात करते हैं। इन्होंने पादप यानी कि पेड़, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांट किंगडम, एंड सेकंड नंबर का है जंतु जगत, जिसको बोलते हैं एनिमल किंगडम, और थर्ड है प्रोटिस्टा। इनके बारे में इन्होंने तीन आधार पर बांटा था, तीन जगत में इन्होंने वर्गीकरण किया था। इनका नाम है अर्नस्ट हैकल। आपको पीडीएफ के बीच में कहीं कहीं पर आपको देखने को मेरा नाम मिलेगा, क्योंकि डाले जाते हैं नाम। ठीक है, अब बात करते हैं जीवधारियों का फिर से अध्ययन। और एक वैज्ञानिक और आए, उन्होंने बांटा 5 भागों में। पहले 2 भागों में पर बांटा, फिर 3 भागों पर बांटा, और लास्ट में एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने इस जगत को 5 भागों पर बांट दिया। यानी एक 3 अलग अलग वैज्ञानिक हैं और सब ने अपने अपने मत दिए, अलग अलग बांटे भी हैं। तो 5 जगत का जो बांटने वाले व्यक्ति का नाम था R.H. व्हिटकर था। इन्हें पंच जगत का जनक बोलते हैं। यानी इन्होंने एक इस चीज़ को, क्राइटेरिया को निर्धारित किया, वर्गीकरण किया कि कौन कौन से अपने पेड़, जंतु और प्रोटिस्टा कौन कौन से स्थान पर आ सकते हैं, यानी इन्होंने कितने भागों पर इनको बांटा जा सकता है। तो R.H. व्हिटकर साहब ने 5 भागों में बांटा। अब ये 5 कौन कौन से हैं? पहला, ऊपर 2 लोग पहले बांट चुके थे, उन्होंने जो दूसरा आया तो उसने थर्ड वाले को वो मिला लिया है, मतलब कि प्रोटिस्टा को मिला लिया। इसके बाद में एक आए जो R.H. व्हिटकर साहब हैं, उन्होंने 5 भागों पर बांट दिया है, मुनेरा और कवक, जिसको बोलते हैं प्रोटिस्टा एंड मोनीरा, और कवक बोलते हैं फंगी। 5 भागों में बांट दिया है, उनका नाम है R.H. व्हिटकर। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है ये वाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी किन किन आधार पर वर्गीकरण किया गया था, जिसको बोलते हैं, पहला था इसका मोनेरा। बात करते हैं इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव, अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। मैं छोटा कर देता हूँ, नहीं तो कट जाएगा फिर। ठीक है, 1 मिनट कट रहा है भाई। ठीक है, प्रोकैरियोट को प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि जिस कोशिका में केंद्रक नहीं है, क्योंकि हर कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य वाले में केंद्रक पाया जाता है, यानी मनुष्य का
मनुष्य जिस श्रेणी में आएगा वो यूकैरियोटिक है, ठीक है। और अगर केंद्रक नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक है। इससे पहले मैं आपको उदाहरण बहुत सारे दूंगा, ठीक है ना। पहला इसमें है जलीय, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है यूकैरियोटिक एंड थर्ड नंबर है एक कोशिकी। ये जो मुनेरा के जो अंतर्गत में आते हैं उनके ये लक्षण है, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं? अमीबा है, ठीक है, मैं पूरा कर देता हूँ। अमीबा है, प्लाज्मोडियम है जो परजीवी होता है, इसके बाद पैरामीशियम जो चप्पल के आकार का होता है। ऐसा लगता है कि किसी चप्पल पहन रखा है, इस आकार पर आपको पैरामीशियम दिखता है। युगलीना है, युगलीना पादप और जंतु के बीच की कड़ी है। युगलीना ये पादपों और जंतुओं के दोनों के बीच की कड़ी है जिसको बोलते हैं युगलीना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं हटा देता हूँ पहले पूरा ये। बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी है, तो ऑप्शन बनाकर देगा तो वहाँ पर युगलीना आपका आंसर सही होगा। ये प्रश्न कराने के बाद मैं आपको बहुत सारे प्रश्न कराऊंगा भी, अभी देखना चाहे, ठीक है ना। हाँ, आप बात करते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण, बात करते हैं प्लांट यानी कि पौधे, पादप, ठीक है। इस जगत इसको आपको नहीं पढ़ना है, किसी काम का नहीं, मेरे गलती टाइप हो गया मुझसे, ठीक है ना। इस जगत में सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण उत्पादक सजीव सम्मिलित हैं। देखो, अगर प्रकाश संश्लेषण होगा तो पौधे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, क्योंकि मनुष्य तो प्रकाश संश्लेषण करेगा नहीं, क्योंकि मनुष्य के बॉडी के लिए विटामिन डी चाहिए। मनुष्य को प्रकाश संश्लेषण की कोई ज़रूरत नहीं है, मनुष्य पौधा नहीं है। अगर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो वो पौधे हैं, ठीक है। पूरा कटना जा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस 1 मिनट में पूरा कट रहा है भाई। यानी इस जगत सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। पुष्प तथा अपुष्पीय बीजी पौधे सभी इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। आपको मैं पुष्पीय और अपुष्पीय पौधे दोनों पढ़ाऊंगा, यानी कौन कौन से ऐसे पौधे जिन पर पुष्प आते हैं और कौन कौन से ऐसे पौधे जिन पर पुष्प नहीं आते। जिन पर पुष्प नहीं आते उन्हें हम बोलते हैं अपुष्पीय पौधे, और जिन पर पुष्प आते हैं उन्हें हम बोलते हैं पुष्पीय पौधे। नेक्स्ट, चौथा, एनिमल की कैटेगरी में कौन कौन से आ जाएंगे। पहला, सर्वव्यापी जो सभी स्थान पर देखने के लिए मिलेंगे। बहुकोशिकीय, जंतु में आपका मनुष्य भी आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन मनुष्य एक जीव है, जंतु नहीं है, ठीक है। मनुष्य जीव है, जंतु नहीं है, कभी ध्यान रखना। और बहुकोशिकीय, अब बहुकोशिकीय में कौन कौन से आ जाएंगे। हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा मछली, सरीसृप मतलब जो सड़क कर चलते हैं जमीन से रगड़ के, उन्हें हम बोलते हैं सरीसृप। पक्षी, उड़ने वाले, स्तनधारी जीव यानी कि मैमल्स, जिनको जिससे मनुष्य स्तनधारी है, ठीक है ना। ये मैंने बोला था ना कि यूकैरियोटिक, आपको ऊपर मैंने पढ़ा के रखा था, यानी जब कोशिका में केंद्रक पाया जाता है उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। और मनुष्य बोले किसका उदाहरण है, तो बोलो कि मनुष्य यूकैरियोटिक उदाहरण है, ठीक है ना। यानी मानव, हम किस पर आते हैं, हम यूकैरियोटिक हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाएंगी, ठीक है ना। ऐसे अभी जब मैं आपको कोशिका पढ़ाऊंगा तो उसके सभी आधार पढ़ाऊंगा ना। तारा क्या क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, मैं सब पढ़ाने वाला हूँ। बात करते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण, ठीक है। यह जीव विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, अतः इन्हें मृतजीवी भी कह दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, मैं आपको समझाता हूँ ना कैसे कहते हैं। अभी आपको मालूम होगा, मैं उदाहरण आपको लेता हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा घटिया उदाहरण है, आपको सुनना भर केवल है। कभी आसपास हमारे जो कोई जानवर कोई डेथ हो जाए किसी की, या कोई कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर मर जाए, तो मरने के बाद उसकी बॉडी में छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, लगभग एक 24 घंटे या 36 घंटे के आसपास में, या फिर 48 घंटे में। क्यों? क्योंकि वो तो बॉडी उसको डिस्पोज होने लगती है, सड़ने लगती है, गलने लगती है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि ये जीव विषमपोषी होते हैं या पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, इसीलिए इन्हें मृतजीवी भी कह दिया जाता है, ठीक है।
कोई जब जीव डेथ हो जाए तो कुछ से कीड़े पड़ जाते हैं और उस मरे हुए जीव से ही ये जो मृत जीवी अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कवक यानी कि फंगी। यह जीव विषमपोषी होते हैं। ओके, जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं मृत जीव। ये तो ऊपर वाला लिख गया है ना, एक मिनट, ऊपर वाला लिख गया है, पर इसका उदाहरण इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये 2 बार मुझसे हो चुका है, क्या बोलते हैं, पेस्ट हो गया है, ठीक है। पहला मशरूम। कभी जब कभी पर बरसात हो, बरसात के आसपास आपको जो खूब गंदे स्थान होंगे वहाँ पर आपको मशरूम कह सकते हैं वो देखने के लिए मिलेगा, पर कई खाने के लिए अच्छे होते हैं, बहुत सारे जहरीले होते हैं, पर हमें इनको कभी नहीं खाने चाहिए। मशरूम खाते हैं लोग सब्जी बनवा करके, लेकिन कुछ जहरीले होते हैं ना, इसलिए। ईस्ट। ईस्ट वो होता है, आप लोग जब कभी टोस्ट वगैरह खाते हैं तो उसमें ईस्ट होता है, ठीक है ना। पेनिसिलियम इसी जगत के सदस्य हैं, ठीक है। पेनिसिलियम के बारे में हम कभी फिर से आगे चर्चा करेंगे। अब आपके सभी प्रश्न हैं, ठीक है, आपके पूरे मैंने प्रश्न बना के रखे हैं, आपको प्रॉपर तरीके से देखना है और बताना है। ये सभी देखो एनटीपीसी 2021 यानी ये वो है। इसके बाद मैंने पीडीएफ, उस पीडीएफ के नीचे मैंने इसके आंसर्स भी दे रखे हैं, ठीक है, इसलिए तुमको आंसर को जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैं पहले पढ़ता हूँ, इसके बाद आप लोग पहले आंसर दे दीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और ध्यान रहे क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, ये पहला वाला, ठीक है ना। बात करते हैं जीव विज्ञान का पिता, ये पिता धोखे से लिख गया है, मतलब पिता बोलते हैं, बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? चार्ल्स डार्विन कहते हैं, या फिर कैरोलस लिनस को बोलते हैं, या फिर अरस्तु कह सकते हैं, या 1 मिनट क्या कर गया भाई, अरस्तु कह सकते हैं, या फिर भैया चार्ल्स को कह सकते हैं। ये अब ये शब्द आप लोगों ने कभी सुना, मेरे मुंह से भी नहीं होगा, तो इन तीनों में से कोई उदाहरण होगा जीव विज्ञान का। तो जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु, जो कि मैंने पढ़ाया था, ध्यान है ना, मैंने बोला कि अरस्तु, जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। तो इसका थर्ड नंबर इसका आंसर का सही हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था, ध्यान रखना। 1 मिनट भाई, हट जा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैंने बोला था ना कि मैं आपको प्रश्न कराऊंगा भी। अगला इसमें इसमें वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कौन है? चार्ल्स डार्विन है, या फिर कैरोलस लीनियस है, या फिर अरस्तु है, या फिर थियोफ्रैक्टस है। ये था साहब उल्टा से चा मुझको लिख गया धोखे से, क्या टाइप करने पर जल्दी जल्दी हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सभी पॉइंट मुझको हाथ से ही टाइप करने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा बताइए आप लोग कौन है? क्वेश्चन नंबर डी, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अगर ठीक क्लास अगर ऊपर देखी होगी ना, तो आपके कोई ऐसा प्रश्न होगा नहीं जिसको आप ना कर पाएँ। 1 मिनट, जिसको आप ना कर पाएँ, ठीक है। 1 मिनट भाई, हट जाए थोड़ा से, हाँ, थियोफ्रैक्टस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्योंकि मैंने आंसर डाले नहीं ना, इसे दिक्कत जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किताब में थियोफ्रैक्टस ने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है, उसका नाम क्या है? हिस्टोरियम प्लेंटिनम, या हिस्टोरियम बॉटनी, या फिर सिस्टमा नेचुरल, किसमें किया है थियोफ्रैक्टस ने? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का आंसर होगा ए फॉर एप्पल, हिस्टोरियम प्लेंटिनम, प्लेंटेरियम, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये फोर्थ ध्यान रखना, ठीक है, मैं हर चीज़ खुद बताता चल रहा हूँ। अब बात करते हैं पंच जगत वर्गीकरण द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यानी मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ा चुका है कि 5 जगत को किसने बांटा है। तो लिनियस साहब ने बांटा है, या फिर डार्विन ने, या फिर अरस्तु ने, या फिर RH व्हिटकर ने, किसने बांटा है? क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर डी होने वाला है, क्योंकि अब मैंने बोला था कि 5 जगत में बांटने वाले व्यक्ति का नाम था RH व्हिटकर। क्वेश्चन नंबर 4, बात कर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, मैं हर चीज़ खुद लिख रहा हूँ। अब बात करता हूँ वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति किसने प्रतिपादित की, और दोनों जगत में प्लांटी और
एनिमेलिया नाम दिया था? ये लिनस साहब थे, आर.एच. व्हिटकर थे, या कार्ल यूल थे, या रॉबर्ट कापलैंड थे? इनमें से राइट आंसर 5 में कौन होने वाला है? तो मैंने बोला था कि 2 भागों में बाँटने वाले व्यक्ति का नाम था कैरोलस लीनियस। इसका राइट आंसर ए होने वाला है। ओके? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 6, बात करते हैं कोशिका विज्ञान किससे संबंधित है? जीवाणु से, पौधे से, कुकुरमुत्ता से और डी फॉर कोशिका से। निम्नलिखित में से कौन संबंधित है कोशिका विज्ञान से? बताइए, छठवें का राइट आंसर डी फॉर डॉग, कोशिका से। कोशिका अध्ययन को मैंने बोला था कि इसको अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी, ठीक है ना? हाँ, कोशिका यानी कि सेल। 6 का आप लोगों ने डी बता दिया, ठीक है? 7 का ए। एक मिनट, क्या हुआ? हाँ, अब मैंने पढ़ा दिया था ना 7 का ए, आराम से आपको जानते हैं ना। कोशिका विज्ञान की ऐसे बोलते हैं प्रश्न, ये कुछ प्रश्न ऐसा है कि को कोशिका विज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है। ये कौन है? रॉबर्ट हुक है, कि माइकल फैराडे हैं, या फिर फ्रेडरिक विस्लो टेलर हैं, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल है? ये सभी को आता है, इसलिए मैंने इसका पहले ही बोल दिया था, ध्यान रखना, ठीक है ना? तो रॉबर्ट हुक यानी 7 नंबर का था ना, रॉबर्ट 7 नंबर, 1 मिनट, 7 नंबर का था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना? इसका राइट आंसर ए फॉर एप्पल यही होने वाला था, ठीक है? इसका राइट आंसर ए फॉर एप्पल, 7 का ए, ठीक है ना? 8, क्वेश्चन नंबर 8, 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया? ये 2018 का है, ग्रुप डी का पेपर। जब रेलवे में हम लोग नौकरियां पाते हैं तो ग्रुप डी एक एग्जाम होता है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था 8वीं का। 3 जगत किसने बांटा था? अर्नेस्ट हैकेल ने बांटा था, आर.एच. व्हिटकर ने बांटा था, या कैरोलस लीनियस ने बांटा था, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 8, इसका जो राइट आंसर होने वाला है अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल ने 3 भागों में बांटा था। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? पशु और पौधों के बीच जोड़ने वाली कड़ी का नाम क्या है? मैंने बोला था ना कि इसका प्रश्न सभी को आ जाना चाहिए, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया भी, मेहनत से मैंने पढ़ाया है। अमीबा, या फिर सेकंड नंबर में यूग्लिना है, या फिर प्लाज्मोडियम परजीवी, 1 मिनट, प्लाज्मोडियम परजीवी है, या फिर पैरामीशियम है? मैंने जो बोला था कि वो चप्पल का घर होता है। तो पशु और पौधे के बीच की जो जुड़ने वाली कड़ी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है यूग्लिना। ऑलरेडी मैं पढ़ा भी चुका हूँ ऊपर, हर प्रश्न मैंने पढ़ाया इसका, एक भी प्रश्न छूटा नहीं जो मैंने ना पढ़ाया हो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अर्नेस्ट हैकेल ने 3 जगत वर्गीकरण में किस मिलित नहीं किया गया है? मतलब किसी सम्मिलित नहीं किया गया है, वो लिखने में थोड़ा टाइपिंग एरर है। क्वेश्चन नंबर 10, प्लांटी को सम्मिलित नहीं किया गया है। आपको जो नेगेटिव आपको दिख रहा है ना, आपको नेगेटिव को बहुत ध्यान देना होता है, ठीक है ना? कि नहीं, ये आपको जो नहीं है ना, इसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसी में गलत हो जाते हैं। तो किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? प्लांटी को, या फिर एनीमेलिया को, या प्रोटिस्टा को, या फिर मोनेरा को? निम्न में से अर्नेस्ट हैकेल ने इनमें से किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10, मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 10 का डी फॉर डॉग, ठीक है? डी फॉर डॉग। बात करते हैं गेरा, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना? व्हिटकर की वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से एक जगत का नाम सही नहीं है, कौन है? जीवाणु, कवक, प्लांटी एंड एनिमल, जिसको तुम लोग बोलते हो जंतु। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बोलिए भाई। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, हर चीज मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है ना? 1 मिनट, हाँ, जीवाणु, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 12, देखो तुम्हारी आंसर शीट दिख रही है मुझको, ठीक है ना? इतना पढ़ लो कि कोई
जल्दी से कोई गलत आंसर ना हो यहाँ पर। सिस्टम नेचुरे पुस्तक के लेखक कौन है? ये आरआरबी में पूछा गया था। कैरोलस लीनियस, अर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट व्हिटकर या फिर चार्ल्स डार्विन। राइट आंसर 12 कौन सा है भाई? राइट का जो 12वें का राइट आंसर होने वाला है, 1 मिनट, 12वें जो राइट आंसर होने वाला है ए फॉर एप्पल, यानी कि कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस की पुस्तक है। मैंने ऊपर बोला था कि पुस्तक को तुमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। लीनियस आपकी पुस्तक है। अगर ऊपर सही तरीके से तुम लोगों ने अगर देखा होगा तो तुम्हें हर चीज़ दिखेगा, ठीक है ना। तो ये रही आपकी साइंस क्लास। इससे पहले देखो मैंने ऑलरेडी हर चीज़ डाल दिया है यहाँ पर। आपके आंसर भी सेम बाय सेम मैच करेंगे, मिलेंगे भी। आपकी पीडीएफ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं पिन कर दूंगा, वहीं पर आप लोग जाइएगा, उसमें क्लिक करेंगे, सीधा आपको टेलीग्राम पर ले जाएगा और वहीं पर से आप इस वीडियो को ले सकते हैं, वो भी फ्री में, ठीक है ना। इसका भी पैसा आपका नहीं लगना है, ठीक है। अब ये मेरा चैनल का नाम है जिस पर आप डालकर आप सर्च कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, बहुत लास्ट के बाद में आया है क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते मेरा गला दर्द करने सूखने लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई। तो अगर आपको ऐसी क्लासेस चाहिए हमारी ओर से तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी ओर से बहुत सारी जो निःशुल्क क्लास चलती हैं आप लोग के लिए मिल पाएंगी। इससे आपकी आप जो पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारा इफेक्ट प्रभाव देखने के लिए मिलेगा हमारे पढ़ाए हुए इन प्रश्नों से। अगर आपको लगता है कि कोई और समस्या है मेरे बोलने में पीपीटी में, तो आप कमेंट बॉक्स के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। उसका मैं ऑलरेडी हर चीज़ का रिप्लाई मैं देने वाला हूँ। बल्कि आपकी अभी साइंस की क्लास मैंने और बेहतर तरीके से स्टार्ट करनी है अभी मुझे, ठीक है ना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मस्त रहिए, खुश रहिए और ध्यान रखना हमेशा ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं है जो किसी का पेट नहीं भर सकती। ठीक है। और किसी दूसरे का पेट नहीं भरना है, वो तुम्हारे घर के 2 व्यक्ति हैं, उनके नाम है माता और पिता। तो इतनी पढ़ाई कर लो कि अपने उन 2 व्यक्तियों का, अपने परिवार के, अपने 2 उन सगों का कम से कम पेट भर पाओ, या भविष्य में अगर लगे कभी भविष्य में तो किसी अदर व्यक्ति को 4 को भरपेट खाना खिला सको, तो उसकी खुशी कुछ अलग है, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा किसी को इमोशनल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जहाँ तक मुझको ऐसा लगता है कि हाँ करना चाहिए देश में। तो मैं वीडियो को यहाँ पर लास्ट करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, ध्यान रहे बहुत जल्द आपकी इस चैनल पर बहुत सारी क्लासें निःशुल्क फ्री में स्टार्ट होने वाली हैं। तो मैं ये क्लास को यहीं पर से एंड करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।